आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिमंडल। भारत के जितने भी आपके पास मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री नहीं, जितने भी आपके पास मेन मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब मेन मिनिस्टर्स की बात आती है तो सर्वोच्च नागरिक जो भारत का है वो कौन है? राष्ट्रपति से हम शुरू करेंगे। तो लिख लेंगे भारत के सर्वोच्च नागरिक कौन होते हैं? सर्वोच्च नागरिक होते हैं आपके पास राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? लिखेंगे करंट डेट में जो आपके पास राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ये भारत की कितनी राष्ट्रपति है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। कितनी है? 15वीं। यहीं से अगर क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कहाँ से संबंध रखते हैं, किस स्टेट से हैं और वो किस अन्य स्टेट में आपके पास राज्यपाल रह चुकी है? क्योंकि डायरेक्ट इनको राष्ट्रपति की पोस्ट नहीं मिलती है, इससे पहले ही आपके पास किसी न किसी राज्य की क्या रहती है? राज्यपाल रह चुकी है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो संबंध कौन से स्टेट से रखते हैं? रखते हैं उड़ीसा से। जन्म कहाँ हुआ इनका? इनका जन्म हुआ है उड़ीसा से। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। और ये राज्यपाल इससे पहले कहाँ की रह चुकी है? तो ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। पूर्व राज्यपाल लिख लेना आपने, पूर्व राज्यपाल थी। ये कहाँ से संबंध रखती थी? झारखंड से। जिस स्टेट से कोई व्यक्ति होता है वो उस स्टेट का राज्यपाल नहीं बनता है, वो दूसरी स्टेट का बनेगा। जैसे अगर हिमाचल का कोई राज्यपाल है तो हिमाचल से संबंध नहीं रखते, वो किसी अन्य स्टेट से होगा। तो वैसे ही आपके पास जो द्रौपदी जी है वो कहाँ से संबंध रखती थी? उड़ीसा से। राज्यपाल कहाँ की रह चुकी थी? झारखंड की। और करंट डेट में ये क्या है आपके पास? राष्ट्रपति है। कहाँ की? भारत की कितनी राष्ट्रपति है? 15वीं राष्ट्रपति। इसके बाद जो मेन हमारे पास यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रपति पद कौन से आर्टिकल में है कि भारत में राष्ट्रपति पद होना चाहिए? तो यह है आपके पास आर्टिकल 52। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा एक्ट था आपके पास? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद होना चाहिए, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक होगा, पहला नागरिक जिसे हम कहते हैं, जो तीनों सेनाएं कौन कौन सी होगी आपके पास? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी कौन होता है आपके पास? किसके पास अथॉरिटी होती है? राष्ट्रपति जी के पास ही आपके पास उसकी अथॉरिटी होती है। तो आर्टिकल 52 में आपके पास क्या है? राष्ट्रपति पद है। और भी राष्ट्रपति जी के पास पावर्स होती हैं, जैसे आपके पास क्षमादान। मान लो किसी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है जो उसको क्षमादान दे सकता है। तो वो आर्टिकल भी आपके पास लिखो, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 जो क्या दर्शाता है आपके पास? क्षमादान। वैसे आपके पास जो फाइनल ऑर्डर होता है वो किसका? सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। उसके बाद आपके पास अगर क्षमादान किसी को चाहिए होगा तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 72। और एक और एक्ट है जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है? क्या कहते हैं उसको? महाभियोग कहते हैं। और आर्टिकल 61 है वो। अविश्वास पत्र आपके पास जारी किया जाता है, आर्टिकल 61, जिसको हम कहते हैं महाभियोग। ये आपके पास कुछ पावर्स थी जो किसके लिए थी? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। संविधान में मैक्सिमम पावर्स जो सबसे ज्यादा है वो किसके पास ही है? राष्ट्रपति जी के पास। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या पूछ रहे हो। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहीं पर दूसरे जो हमारे पास अथॉरिटी रहती है, प्रधानमंत्री। ये हो गया ना राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री। तो कौन है हमारे प्रधानमंत्री? पूरा नाम? नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारे पास है नरेंद्र दामोदर दास
मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। लिखेंगे कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री पद दिया हुआ है, किस एक्ट में आपके पास भारत में एक प्रधानमंत्री है होना चाहिए ये लिखा गया है, तो है आर्टिकल 75। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 75 में क्या लिखित है कि देश का एक मंत्री होना चाहिए जिसके पास अपना एक मंत्रालय होगा, जिसके सारे अथॉरिटीज चलेंगी। जैसे आपके पास स्टेट में हम देखते हैं, किसी भी स्टेट में चले जाओ, एक मुख्यमंत्री होता है, एक राज्यपाल होता है, ठीक है। आपके पास जो अथॉरिटी है, ज्यादा पावर है, वो राज्यपाल के पास होती है, पर मेन करता धरता कौन होता है, मुख्यमंत्री, वही सारे काम करेगा। वैसे ही आपके पास सेंटर में भी चलता है कि आपके पास एक प्रधानमंत्री रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा। सारा जो मेन काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री जी द्वारा, और जो पावर्स होती हैं सबसे ज्यादा किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। जो आपके पास प्रधानमंत्री होता है इसके पास एक अपना मंत्रिमंडल होता है जिससे ये सलाह लेता है। तो मंत्रिमंडल का होना ये भी कौन से आर्टिकल में लिखा है, अपने कुछ खास मंत्री होते हैं इनके, लिखेंगे आपके पास आर्टिकल 74 क्या दर्शाता है, आपको यहाँ पे लिख लेना अपने पद, प्रधानमंत्री पद होता है 75 में, 74 में है आपके पास मंत्रिमंडल, कि प्रधानमंत्री का अपना एक मंडल होगा, प्रधानमंत्री का एक अपना ही मंडल होगा जिसमें आपके पास सारे मिनिस्टर्स आते हैं, गृह मंत्री हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गए, ये किस में आएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास हो गया ना प्रधानमंत्री जी, कौन थे हमारे प्रधानमंत्री है, नहीं है, कौन है, कौन से आर्टिकल में है, और मंत्रिमंडल जो आपके पास मंत्रिमंडल है वो कौन से आर्टिकल में है, और मंत्रिमंडल का जो निर्वाचन है वो भी कौन करता है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को खुद नियुक्त करेगा। तो अब लिखेंगे मंत्रिमंडल में हमारे पास कौन कौन से अन्य मंत्री रहते हैं। प्रधानमंत्री हो गया, अच्छा एक और लिख लेते हैं मंत्रिमंडल, इसके बाद डिस्कस करेंगे। जो मेन है एक राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाल ही में ये रिटायर होकर नए इलेक्ट हुए हैं, खन्ना। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारे पास कौन है, संजीव खन्ना। सर्वोच्च न्यायालय आपके पास जो न्यायपालिका जिसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं चलती है वो कौन है आपके पास, न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसके ऊपर कोई भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता है, ठीक है। और आपके पास जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत में कितने हैं, हितेश कितने सर्वोच्च न्यायालय है भारत में, एक। कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय आपके पास एक ही है जिसमें कौन तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना। सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और उच्च न्यायालय कितने हैं, 25। जो हर एक स्टेट मैक्सिमम में आपको मिलेंगे, हर एक स्टेट तो नहीं, हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और उसमें पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं, पर आपके पास जो उच्च न्यायालय है वो भारत में कितने हैं, देखेंगे उच्च न्यायालय। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय है 25 उच्च न्यायालय, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला या सबसे पुराना न्यायालय कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो उच्च न्यायालय है, प्राचीन या पुराना, वो है आपके पास कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट। कब बना था कलकत्ता हाई कोर्ट, लिखेंगे 1860 में,
1860 में ये पारित हुआ था। 1862 में ये काम करना इसने शुरू कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम जो आपके पास आया था 1860 में, उसके अंतर्गत एक उच्च न्यायालय का होना जरूरी था। तो ये आपके पास सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? 1862 में कलकत्ता सबसे पुराना आपका हाई कोर्ट है। सबसे नया जो बना है वो कौन सा है? सबसे लेट जो बना है वो है नहीं, ठीक है। आपके पास हैदराबाद पहले था, जब तेलंगाना क्या था, हैदराबाद जो था तेलंगाना के अंदर था, तब उस आंध्र प्रदेश का था हैदराबाद हाई कोर्ट। जैसे हिमाचल का है ना, हिमाचल का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला में। वैसे ही आंध्र प्रदेश की स्टेट है, उसकी कैपिटल थी हैदराबाद, तो उसका था न्यायालय। बाद में क्या हुआ कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग हो गए, दो स्टेटें बन गई। तो तेलंगाना के अंदर चला गया हैदराबाद, और जो आंध्र प्रदेश में नया हाई कोर्ट बना है वो आपके पास बना है कब? 2019 में। लिखेंगे आंध्र प्रदेश आपके पास क्या बना है? नया, या फिर सबसे जो नया बिल्ड हुआ है आपके पास, वो है आपके पास आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश, और ये कब बना है? हाई कोर्ट। ये क्लियर हुआ? 25 आपके पास हाई कोर्ट रहते हैं। हाई कोर्ट के पास अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता तो आप कहाँ जाते हो? सुप्रीम कोर्ट पे जाते हो। और आपके पास अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी आपके पास जो न्याय मिल जाता है, अगर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसको वापस भेज सकते हो उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हो आप, मतलब वहाँ पर। तो ये हो गया आपके पास उच्च न्यायालय। ये तीन आपके पास मेजर जो हमने देख लिए कौन कौन से? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सबसे सुप्रीम जिनको हम मानते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास अन्य कौन कौन से मंत्रालय रह जाते हैं। अब चलते हैं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की तरफ। हमने देख लिया प्रधानमंत्री आर्टिकल कौन था? 75। अब वहीं पे हमारे पास मंत्री आते हैं। कौन? सबसे पहले हम देखेंगे हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। गृह मंत्री कौन है? बिल्कुल, ये है अमित शाह। अमित शाह। गृह मंत्री के बाद हमारे पास आते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ये हाल ही, ये तो काफी न्यूज़ों में रहते हैं आपके पास, क्योंकि इनका बजट बार बार चेंज होता रहता है, चेंज क्या, टैक्सेस चेंज रहते हैं। तो कौन है? निर्मला सीतारमण। अब आपके पास आते हैं डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर को हम कहेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? बिल्कुल, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट आते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखते हो तो उसमें आपके पास कौन है? ये विदेश मंत्री है एस जयशंकर। गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के वर्तमान उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री, उद्योग और वाणिज्य भी लिख लेंगे आप साथ में, तो वो है पीयूष गोयल। वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो ये है आपके पास अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट लिखेंगे आप राजमार्ग एवं
राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री तो यह है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी। परिवहन मंत्री। नेक्स्ट लिखेंगे मानव संसाधन मंत्री। मानव संसाधन मंत्री यह उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। नेक्स्ट लिखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई जिसको हम कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट है, शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट लिखेंगे हम आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट लिखेंगे भारत के वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष। ये तो हमने काफी बार किया है। लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो ये हमारे पास मेन मंत्री हैं जो पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा डिफेंस और सेना की तरफ। कितनी सेनाएं हैं भारत के पास? 3 सेनाएं। अच्छा, ये जो भारतीय सेना की कमांड्स होती हैं, क्या काम होता है कमांड्स का? नेक्स्ट हम देखेंगे सेना और सेना के अध्यक्ष। अब जब हम आर्मी की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो डिफेंस है आपके पास, वो कितना, कौन से नंबर पे आता है? भारतीय सेना कौन से नंबर पे आती है विश्व की बात करते हैं? हाँ जी, अग्निवीरों कौन से नंबर पे है आर्मी? भारतीय सेना कौन, पूरे वर्ल्ड वाइड की जब हम बात करते हैं तो कौन से नंबर पर आती है सबसे ताकतवर सेनाओं में से? अच्छा, सबसे नंबर 1 पे कौन है? बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर चाइना, रूस। फर्स्ट नंबर पे आपके पास अमेरिका, सेकंड पे आपके पास रूस, थर्ड है चाइना और फोर्थ है इंडिया। तो भारत का रैंक कौन सा है? चौथे नंबर पे आता है। ताकतवर आर्मी लिख लेना आप, है ना। हमारे पास 3 सेनाएं होती है। कौन कौन से? पहली है आपके पास थल सेना, फिर जल सेना, और फिर उसके बाद है आपके पास वायु सेना। लिखेंगे थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के अध्यक्ष कौन है? कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी आपके पास थल सेना के क्या है? अध्यक्ष है। कितने अध्यक्ष है ये? 30वें। लिख लो कौन से नंबर पे आते हैं आपके पास उपेंद्र द्विवेदी। ये 30वें आपके पास क्या है? 30वें अध्यक्ष। नेक्स्ट आता है आपके पास जल सेना। जल सेना के अध्यक्ष हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना भी जिसको हम कहते हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी।
और जल सेना को ही हम क्या कहते हैं, नौसेना भी कहते हैं। तो ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं आप जल सेना ढूंढते रहिए और वहां पे ऑप्शन नौसेना थी। तो नौसेना को हम क्या कहते हैं, जल सेना कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन से नंबर के हैं ये, तो लिख ले 26वें। कितने अध्यक्ष बने हैं ये, 26वें अध्यक्ष बने हैं आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास वायुसेना। वायुसेना के जो अध्यक्ष है उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है इनका, अमनप्रीत सिंह। अमनी अमर, अमरप्रीत सिंह। और आपके पास लिखेंगे वायुसेना के हैं 28वें अध्यक्ष। तीन सेनाएं आपके पास, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। तीनों के अध्यक्ष थल सेना के हैं उपेंद्र द्विवेदी, जल सेना के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना के कौन है, अमरप्रीत सिंह। अब आपके पास आते हैं भारत के सीडीएस। सीडीएस क्या होता है, देखेंगे सीडीएस है आपके पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपके पास क्या है, सीडीएस। तो भारत के करंट वर्तमान सीडीएस है अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस है आपके पास, कौन है, अनिल चौहान। अब इन्हीं तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति हैं वो कौन है, कौन है, तो लिखो, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए सर्वोच्च सेना के सेनापति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके अंडर क्या रहती हैं, ये तीनों सेनाएं रहती हैं। और क्या क्या पावर्स हैं द्रौपदी जी के पास, राष्ट्रपति के पास क्षमादान, महाभियोग, तो उनके ऊपर अथॉरिटीज थी। और इमरजेंसी का नाम सुना है आप लोगों ने, क्या है इमरजेंसी, कंगना रनौत की नई मूवी, फ्लॉप मूवी, ठीक है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में आपके पास 3 इमरजेंसीज दी गई हैं, आपातकाल की कंडीशनें, ठीक है। आपातकाल ऐसा कि जब भी आपके पास इमरजेंसीज लगती हैं तो आपकी जो मौलिक राइट है, आपके पास मौलिक अधिकार है, वो समाप्त किए जाते हैं इसमें। मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी ऐसी होती है। तो 3 आपके पास इमरजेंसी है, कौन कौन सी है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। लिखेंगे इमरजेंसीज आपातकाल आपके पास 3 है, कौन कौन से हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो आपके पास आर्टिकल 352 क्या है, जब किसी भी देश के साथ आपका युद्ध हो रहा होगा या देश के अंदर युद्ध चल रहे होंगे, जो देश के अंदर युद्ध होते हैं उनको कहते हैं गृह युद्ध, ठीक है, गृह युद्ध होते हैं। जैसे आपके पास 2 पार्टीज की नहीं बन रही हो, आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, तो कुछ भी उसमें देश के अंदर ही घटनाएं हो रही है, वो गृह युद्ध कहलाते हैं। और आपके पास किसी के साथ वॉर हो रही है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, भारत और चाइना के बीच में वॉर हुई थी, तो इमरजेंसीज लगी थी, तो वहां पे कौन सी इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352, आपातकाल 352। इसको लिखेंगे हम, इसे कहते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल, क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय आपातकाल। मेंशन कर लेना ब्रैकेट में, युद्ध की कंडीशन में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। और उसके बाद आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी बार लग चुका है, तो आर्टिकल 352 भारत में 3 बार लग चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 356, ये आपके पास है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 कब लगता है, जब किसी भी स्टेट के अंदर कोई गवर्नमेंट टूट जाती है और वहां पर तख्ता पलट की कंडीशन आ जाती है, तो उस समय
वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट को उसको छोड़ दिया जाता है और जो राष्ट्रपति है उसकी अथॉरिटी चलती है स्टेट के अंदर। मान लो हमारी जो हिमाचल प्रदेश में आपके पास कौन सी सरकार बैठी है, अभी कांग्रेस की सरकार बैठी है, कहीं केस में ये टूट जाती है, विखंडित हो जाती है, इसके मंत्री छोड़ के चले जाते हैं, हुई थी पहले जैसी कंडीशन ऐसी, तो यहाँ पर क्या लगना था, राष्ट्रपति शासन चलना था, आर्टिकल 356 लगना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि भारत में इतनी सारी स्टेटें हैं, कहीं ना कहीं तो सरकारें टूटती ही हैं, लगती ही हैं, तो इमरजेंसी भी काफी बार लग चुकी है। ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को लेके होती है आपके पास, राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, किसी स्टेट के अंदर लगेगा। और जब वहाँ पे सरकार टूटती है तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपना शासन करेगा, 6 महीने के अंदर वहाँ पर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं और फिर से नई सरकार बनानी पड़ती है। तो ये लगता है मात्र कितने दिनों के लिए, 6 महीनों के लिए लगता है, 6 महीने के अंदर आप इलेक्शन करवा के नई सरकार वहाँ पर बिठा सकते हो। तो राष्ट्रपति शासन क्या हुआ, आर्टिकल 356 जो क्या लगता है, स्टेट के अंदर लगता है। और नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 360, इसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जब आपको आटा कितना 800 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाता है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी भारत की, तब कौन सा आर्टिकल लगेगा वहां पर, आर्टिकल 360। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आज तक कौन सी इमरजेंसी है जो भारत में एक बार भी नहीं लगी है। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ऐसी कंडीशन नहीं आई है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन आपके पास अच्छी रही है, अच्छी नहीं भी है तो भी चल रहा है लोन में काम, जैसा कि अभी HP का चल रहा है, यहाँ पर लग जाएगा वित्तीय आपातकाल। लिख लो आर्टिकल 360 क्या है आपके पास, वित्तीय आपातकाल। कौन सी इमरजेंसी आज तक भारत में नहीं लगी है, आर्टिकल 360। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कौन सा राष्ट्रपति शासन है और कौन सा राष्ट्र के साथ युद्ध है, तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये तीनों इमरजेंसी किसके पास है, ये भी राष्ट्रपति, और तीनों इमरजेंसी के बारे में पूछा जाता है। ये लगाना नहीं लगाना ये किसके ऊपर है, मतलब ऑर्डर तो अगेन आपका प्रधानमंत्री देगा, पर इंप्लीमेंट जो रूल रेगुलेशन सिग्नेचर होंगे वो किसके होंगे, राष्ट्रपति के ही होंगे। तो ये आपके पास 3 इमरजेंसी है जो आपके पास किसके पास होती है, राष्ट्रपति जी के पास होती है। नेक्स्ट अब और देखेंगे हम और क्या होता है आपके पास मंत्रिमंडल में। संसद बैठते हैं, लोकसभा बैठती है, राज्यसभा बैठती है, और आपके पास क्या होता है, स्पीकर होता है, उसको हम संसद कहते हैं। तो उसके लिए भी आर्टिकल है, लिखेंगे। और राज्यसभा के सभापति कौन है, राज्यसभा के सभापति, अब ये तो सभी को किसी को पता नहीं होगा कौन है किसी को आइडिया। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, सेम यही उन्हीं के पास ही पोस्ट होती है, ये चीजें आपने याद रखनी है। राज्यसभा के सभापति होते हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ये आपने याद रखना है, राज्यसभा के सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, और हमारे लोकसभा के राज्य सभापति कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, अभी लिखो आया यार, ओम बिरला, ठीक है। वो आपने याद रखना है, वो क्या वहां के स्पीकर है लोकसभा के, और राज्यसभा के स्पीकर कौन है, जो हमारे पास उपराष्ट्रपति रहेंगे। अभी कौन है करंट डेट में, जगदीप धनखड़। आपके पास ये चीजें चल रही है, राज्यसभा, और दूसरी होती है आपके पास लोकसभा। यहीं से भी क्वेश्चन बनता है, लोकसभा के सभापति भी लिख लो कौन होते हैं, फिर अध्यक्ष कौन है हमारे पास, ओम बिरला, ठीक है। ये दोनों सभाएं होती हैं आपके पास, और इसके साथ तीसरा आपके पास कौन हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और संसद। विधानसभा को छोड़ दो, वो तुम्हारे पास, वो इवेंचुअली आपके पास लोकसभा का निर्माण करती है, ठीक है। चीज चलती है ना आपके पास संसद जो हमारे पास जहां भी रूल्स बनते हैं या फिर कोई भी बिल पास होता है, कोई भी मुद्दा होता है, वो कहाँ उठता है, संसद में उठता है। कोई भी नियम रूल बनता है वो कहाँ बनता है, संसद में। तो संसद कैसे बनता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपके पास कौन बैठेंगे वहां पर, राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से आपके पास कोई भी रूल बनेगा, ठीक है। तो जो राज्यसभा है ये कैसी सभा है, ये अविघटित चलने वाली, इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। जैसे आपके पास लोकसभा होगी, सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट बैठी है, वो आपके पास क्या करती है, निर्माण लोकसभा का। करंट रेट में कौन है, बीजेपी बैठी है, तो वो 5 साल के लिए बैठी है ना, फिर आपको पता है कि 5 साल बाद फिर से इलेक्शन हो गया और फिर से वहां पे किसी और की गवर्नमेंट बनती है, या फिर वही रिपीट होती है, जो भी होता है।
पर 5 साल के लिए होता है, 5 साल बाद हमें चेंज करना ही पड़ता है, इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो जो विघटित हो जाती है, टूट जाती है, वो 5 साल बाद ब्रेक होगी होगी। वो कौन सी आपके पास? लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद इनको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, मेंबर्स चेंज करने पड़ते हैं। ये नहीं भी करेंगे तो चलता, तो 5 साल बाद ये इलेक्शन करवाने ही पड़ते हैं। टूट भी जाती है बीच में, कोई इश्यू नहीं है। जो राज्यसभा है ये कभी टूटती नहीं है, ये खंडित ही नहीं होती है। यहां से क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल है अनंत, ये नहीं टूटती है। पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। ये 6 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप लिखोगे 6 वर्ष। अगर सिंपल राज्यसभा पूछा गया है तो इसका आपने ऑप्शन होगा अनंत, जो कि मैक्सिमम नहीं देखते हैं क्योंकि फोर्थ ऑप्शन डाली होती है। पहली ऑप्शन होगी वहां पे 6 वर्ष, दूसरी होगी 5 वर्ष, तीसरी होगी 3 वर्ष, उसके बाद अनंत। अनंत में कोई नहीं जाएगा क्योंकि उनको पता है राज्यसभा 6 वर्ष, यही दिमाग में प्रिंट हुआ। पर नहीं, सदस्य अगर मेंशन किया गया है तो तुम 6 वर्ष करोगे। अगर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा लिखा है तो क्या लिखोगे? अनंत। लोकसभा का एक ही आंसर है, चाहे सदस्य पूछे या लोकसभा पूछे, वो 5 वर्ष बाद क्या होगी? विघटित होगी ही होगी। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये संसद बनाएंगे। क्लियर हुआ? आगे समझ? अच्छा, हिमाचल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा की सीटें? 3। लोकसभा की और विधानसभा की 68। ठीक है, राज्यसभा की है 3 सीटें, लोकसभा की है 4 सीटें और विधानसभा की है 68 सीट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? हिमाचल प्रदेश की। लिख लिया? 4 लोकसभा की है हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 68। अब अगर आर्टिकल पूछा जाए तो संसद है, संसद बनना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में है? उसमें राज्यसभा होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल में है? लोकसभा होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल में? लिखेंगे तो इसकी एक ट्रिक है जिसको हम कहते हैं सरल। इसका स ले लेंगे, इसका र, इसका ल, स र ल। तो जो संसद है आपके पास आर्टिकल 79 में, र है राज्यसभा है ये आपके पास आर्टिकल 80 में, और जो ल है, ल मतलब लोकसभा, ये आपके पास आर्टिकल 81 में। ऐसे याद रह जाएगा, 79, 80 और 81 तीनों के आर्टिकल आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद हो जाएंगे अच्छे से। लिख लिया? अब आपके पास हम चलते हैं कहाँ? लोकसभा की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष हो गए कौन? ओम बिरला जी हो गए। अब लोकसभा में आपके पास क्या बैठते हैं? लोकसभा जो आपके पास सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? नहीं, वो तो स्पीकर है आपके पास। जैसे मैं बोल रही हूँ, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो सत्ता में है इस टाइम, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? मोदी जी। पूरे जो मंत्री हैं उनका कौन रहेगा? नरेंद्र मोदी। और जो विपक्ष के नेता रहेंगे वो कौन होंगे? राहुल गांधी। जो अपोजिशन में आपके पास दूसरी टीम है उसके लिख लो लोकसभा विपक्ष नेता वो है आपके पास राहुल गांधी। और लिखेंगे राज्यसभा के विपक्ष नेता है, राज्यसभा के विपक्ष में नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, यह है राज्यसभा के विपक्ष नेता। अब ये जो सारा मंत्रिमंडल हो गया, इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, ये चुनाव करवाता कौन है? ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि भारत में चुनाव कौन करवाता है? जी दीपक, कौन करवाते हैं चुनाव? निर्वाचन आयोग। सुना है आपने नाम? देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 में।
जो चुनाव आयोग लिखा है वो भी यही है। नीति आयोग रखा गया है, उसका कब रखा गया है ये भी क्वेश्चन आता है। 15/2015। बिल्कुल, ये भी मेंशन किया जाता है। तो लिखो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है कब? 26 जनवरी 1950 में। और जो आपके पास नीति आयोग है उसको कब हुआ है? 2015 में। नाम कब चेंज किए गए ये चीज भी पूछी जाती है, तो 2015 में मोदी जी द्वारा किया गया था। एक टर्म आती है कैग, सुना है आपने नाम कैग का? कैग नहीं सुना नाम सुना है? क्या है ये? जो भी आपके पास घोटाले होते हैं ना, जो आपके पास सभाएं बैठते हैं उसमें बताया जाता है कि इसने इतने का घोटाला किया, इसने इतने का। तो ये जो घोटालों का पता लगाता है कौन करता है? ये कैग ही करती है। कैग जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल कहते हैं इसको। कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल वित्तीय खर्चों का लेखा जोखा करती है। जितने कहते हैं कि इस काम के लिए ये बजट गया, तो सारे बजट का जो लेखा जोखा कौन करती है? कैग करती है, कंट्रोलर एंड एडिटोरियल